हेलो एवरीवन, दीक्षा एस में आपका स्वागत है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 30 सितंबर को सिक्सटी नाइन्थ बीपीएससी होने जा रहा है। इसी के रिगार्डिंग परीक्षा मंथन की करंट अफेयर्स दीक्षा एस के द्वारा कवर करवाया जा रहा है, जो कि 69th बीपीएससी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। परीक्षा मंथन से संबंधित जो वीडियो है वह डेली सुबह 9 बजे अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल दीक्षा एस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 69th बीपीएससी से संबंधित सारे कंटेंट मिल जाएंगे आप लोगों को। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो है बिहार करंट अफेयर्स। मैथिली युवा लेखक अक्षय आनंद सन्नी को साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार मिला है। अक्षय को यह पुरस्कार उसकी पोथी ओल कतरा झोल कतरा के लिए मिला है। सेकंड है, पूर्वी चंपारण के कैथवलिया में दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो गया है। तो दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का काम कहाँ पे शुरू हुआ है? पूर्वी चंपारण के कैथवलिया में। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा को खुफिया एजेंसी रॉ का नया चीफ नियुक्त किया गया है। रवि सिन्हा आरा के मूल निवासी। तो रॉ के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रॉ के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है रवि सिन्हा को। ये आरा के हैं। नेक्स्ट है, बिहार की स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना को उड़ीसा, बिहार और झारखंड राज्य में भी लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है, नवादा जिले के रोह प्रखंड के मनियोचक गांव में कस्तूरबा विद्यालय तालाब की खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की 7वीं सदी की दुर्लभ मूर्ति मिली है। तो भगवान विष्णु की 7वीं सदी की दुर्लभ मूर्ति कहाँ से मिला है? तो नवादा जिले के रोह प्रखंड से, और गांव का नाम है मनियोचक। नेक्स्ट है, 9वीं और 10वीं में पढ़ाई छोड़ने वाले सबसे अधिक बच्चे बिहार के हैं। ड्रॉप आउट रेट बिहार में है 20.6%, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह दर है 12.6%। अर्थात सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट करने वाले बच्चे बिहार से हैं। नेक्स्ट है, पुणे के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार चैंपियन बना। नेक्स्ट है, 5 से 11 जून तक कजाकिस्तान में आयोजित एशियन सैम्बो प्रतियोगिता के स्पोर्ट्स सैम्बो इवेंट में बिहार के भोरिक सिंह यादव ने रजत पदक और अभिलाषा ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। नेक्स्ट है, बिहार में 2 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। यह गया कहाँ पे? तो गया में। यह गया में कम पानी से मोटे अनाज के लिए और वैशाली में पान की खेती का सेंटर बनेगा। तो बिहार में 2 एक्सीलेंस सेंटर बनने वाला है, एक गया में और दूसरा वैशाली में। नेक्स्ट है, सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को दवा देने के मामले में बिहार राजस्थान के बाद दूसरे स्थान पर है। सरकारी अस्पतालों में जो दवा वितरण होता है उसमें बिहार जो है वह दूसरे स्थान पे है और राजस्थान 1 नंबर पे है। नेक्स्ट है,
बिहार में चौथा कृषि रोड मैप 2023 से 2028 के लिए लागू हो गया है। तो चौथा रोड मैप कब से कब तक लागू हुआ है? तो 2023 से 2028 के लिए। इसके लिए राज्य सरकार ने 1,62,268.78 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नेक्स्ट है, पटना हाईकोर्ट ने बिहार राज्य में चल रहे जाति आधारित गणना पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट है, गया जिले के अतरी थाने के तपोवन में काले पत्थर की विष्णु, गणेश आदि की जो प्रतिमा मिली है वह कुषाण कालीन है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। गया से जो मिला है वह कुषाण कालीन है और नवादा से जो मिला है वह 7वीं सदी का है। बेगूसराय की निर्जला को राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती में रजत पदक मिला है। दरभंगा के चंद्रशेखर को स्टार्टअप इनोवेशन इन आईटी सेक्टर में बेस्ट अवार्ड मिला। बिहार में गरुड़ों की संख्या 720 है, जो कि देश में सर्वाधिक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार में गरुड़ों की संख्या 720 है। नेक्स्ट है, दुर्लभ प्रजाति की सोनकंठी गोरैया बिहार के मुंगेर के भीम बांध में मिली है। नेक्स्ट है, बिहार में मनरेगा में वर्ष 2022-23 में सबसे खराब प्रदर्शन खगड़िया का रहा, वही सबसे बेहतर प्रदर्शन जमुई का रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि मनरेगा में सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा है? तो खगड़िया का, और सबसे बेहतर प्रदर्शन जमुई का। नेक्स्ट है, मुंगेर में 105 एकड़ में बिहार का पहला वानिकी कॉलेज बना है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ बना है? तो मुंगेर में। पहली बार बिहार में हुए एथलेटिक्स मीट में बिहार ने 3 गोल्ड सहित 7 मेडल जीता। इस बार बिहार दिवस की थीम होगा युवा शक्ति बिहार की प्रगति। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस बार बिहार दिवस की थीम क्या है 2023 में? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया। चुनाव से पहले वे वोटर जागरूकता अभियान चलाएगी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। चुनाव आयोग ने किसको बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो ये क्या है? मैथिली ठाकुर को। साइंटिफिक इनोवेशन में बिहार को देश में 5वां स्थान मिला है। पटना के फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने 2030 तक राज्य को पूरी तरह से एड्स से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने फिल्म मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। तो सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड किसे मिला है? तो पंकज त्रिपाठी को मिला है। नेक्स्ट है, ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत भागलपुर रेलवे स्टेशन को सिल्वर ग्रेड प्राप्त हुआ है। ग्रीन रेलवे परियोजना के तहत जो है सिल्वर ग्रेड किस रेलवे स्टेशन को प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है आपको भागलपुर रेलवे स्टेशन को। शिक्षक दिवस के अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन और सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल बीके सिंह, जो कि सेवानिवृत्त हैं, ने बिहार के मधुबनी जिले के डॉक्टर बीरबल झा को सम्मानित ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022 प्रदान किया। 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में बिहार के शिक्षकों गौरव, सुमन और निशी कुमारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया।
पश्चिम चंपारण के बिहार क्षेत्र के मोतिहारी की रहने वाली डॉक्टर मधुबाला सिन्हा को हाल ही में हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा उनकी साहित्यिक रचनाओं के लिए सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से बिहार के धीरज कुमार को सम्मानित किया गया। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो धीरज कुमार को। नेक्स्ट है, भारत में भंडारण प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य बिहार है। यह काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में भंडारण प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो बिहार। भारत का पहला खादी मॉल पटना में खोला गया। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो पहला है वो वहां से क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। बिहार सरकार द्वारा शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार 2021 से डॉक्टर शंकर नाथ झा को सम्मानित किया गया। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है डॉक्टर शंकर नाथ झा को। नेक्स्ट है, बिहार के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी प्रमोद भगत को राष्ट्रपति द्वारा ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। रवि भूषण पांडे को चेतन चौहान स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। हाल ही में बिहार की खिलाड़ी पल्लवी राज ने वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 16 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। बिहार के रोहतास जिले में बटरफ्लाई पार्क बनाया जा रहा है। तो किस जिले में? तो रोहतास जिले में। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। बटरफ्लाई पार्क बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो रोहतास जिले में। नेक्स्ट है, कैदियों से मिलने के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑनलाइन बुकिंग कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वह बिहार है। नेक्स्ट है, हाल ही में घोषित बिहार का पहला एक्सप्रेसवे पटना से कोलकाता तक बनेगा। बिहार के कैथवलिया में स्थापित होगा विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग। इसका उद्घाटन 2024 में किया जाएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो बिहार के कैथवलिया में। नेक्स्ट है, बिहार की प्रसिद्ध युवा लोक गायिका मैथिली ठाकुर को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी द्वारा 40 वर्ष से कम आयु के कलाकारों को दिया जाता है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, बिहार की कलाकार रंजना कुमारी झा को लोक संगीत क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की घोषणा की गई है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की घोषणा जो की गई है वह किसे दिया जाएगा? तो यह दिया जाएगा आपको रंजना कुमारी झा को लोक संगीत के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, स्वच्छता बिहार के बेहतर संचालन के लिए बिहार को द्वितीय पुरस्कार से नवाजा गया। बिहार का प्रदर्शन देश में कर्नाटक के बाद दूसरे स्थान पर रहा। जहानाबाद बिहार का पहला जिला है जहां 100% डिजिटल बैंकिंग है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। 100% डिजिटल बैंकिंग वाला बिहार का कौन सा जिला है? तो वह है आपको जहानाबाद। अठासीवीं बिहार राज्य एथलेटिक चैंपियनशिप में रोहतास चैंपियन बना है। बिहार का पहला पेटेंट सेल पटना तारा मंडल में खुलेगा। पेटेंट सेल कहाँ पे खुलेगा? तो पटना के तारा मंडल में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यवर्धन आजाद द्वारा रचित पुस्तक सोने का हाथ किसके द्वारा रचित है? तो यह है आपको राज्यवर्धन आजाद के द्वारा का विमोचन किया। और इसका विमोचन कौन किए हैं? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। सोने का हाथ पुस्तक एक चिकित्सक की दिनचर्या से निकली संस्मरणात्मक कहानियों का संग्रह है।
ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बस इसमें से आपको बुक याद रखना है कि सोने का हाथ किसके द्वारा रचित है, तो यह है आपको राज्यवर्धन आजाद के द्वारा रचित। नेक्स्ट है मधुबनी में भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर की तर्ज पर बन रहा है मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी मंदिर कहाँ पे बन रहा है, तो बिहार के मधुबनी जिले में, जो कि भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर के तर्ज पर बनेगा। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने हर खेत में सिंचाई का पानी योजना का लक्ष्य 2025 रखा है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। हर खेत में पानी सिंचाई का पानी योजना जो है, इसका लक्ष्य बिहार सरकार के द्वारा 2025 तक रखा गया है। मगही पान राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी बिहार डिजिपेक्स 2022 में बिहार के प्रसिद्ध मगही पान का विशेष आवरण का विमोचन किया गया। इस अवसर पर डाक टिकट भी जारी किया गया। ध्यातव्य है कि वर्ष 2018 में जर्दालू आम, कतरनी चावल के साथ मगही पान को जीआई टैग दिया गया था। इस तीनों को कब दिया गया था जीआई टैग? 2018 में। और मगही पान के लिए डाक टिकट भी जारी किया गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए दृष्टि ऐप का शुभारंभ किया गया। ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है आपको दृष्टि ऐप। नेक्स्ट है प्रत्येक वर्ष तारापुर मुंगेर में 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों के आने के मामले में बिहार जो है वह 9वें स्थान पर है। बिहार कौन से स्थान पर है? 9वें स्थान पर। ध्यातव्य है कि सबसे अधिक पर्यटक महाराष्ट्र में आ रहे हैं, इसके बाद तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का स्थान है, और बिहार का स्थान 9वें स्थान पे है। किस में? तो विदेशी पर्यटकों के आने के मामले में फर्स्ट स्थान पे महाराष्ट्र और सेकंड पे तमिलनाडु और उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है। बिहार राज्य में अब नई इमरजेंसी सेवा के तहत सभी आपातकालीन सुविधाएं अब एक ही नंबर पर उपलब्ध होगी, यानी मेडिकल, पुलिस, आपदा और अग्निशमन जैसी तीनों आपातकालीन सेवाओं का एकीकृत करके एक ही नंबर 112 पर शुरू कर दिया गया है। यह भी काफी इम्पोर्टेंट है। 22 मार्च 2022 को आयोजित होने वाले बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। 2022 की थीम क्या थी? तो थीम थी जल जीवन हरियाली। और 2023 की थीम अभी जस्ट पीछे किए हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस बल कैंप कार्यालय का निर्माण वाल्मीकि नगर में किया जाएगा। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस बल का कैंप कार्यालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट है पर्यटन मंत्रालय ने प्रदेश के पुनौरा धाम को रामायण सर्किट में शामिल किया है। यह सीतामढ़ी जिले में स्थित है। रामायण सर्किट का संचालन स्वदेश दर्शन योजना के तहत किया जा रहा है, जो पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा रामायण सर्किट में किसे शामिल किया गया है? तो बिहार के पुनौरा धाम को शामिल किया गया है। पुनौरा धाम कहाँ पे है? तो यह सीतामढ़ी में अवस्थित है। अगला टॉपिक है शासन प्रशासन। बिहार में भी जमीन रजिस्ट्री में अब आधार अनिवार्य। बिहार में मध्य प्रदेश की तर्ज पर अब जमीन और मकान खरीदने बेचने पर आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। इसके संबंध में राज्य मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने आदेश जारी किया है। राज्य में आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होने से संपत्तियों के बेईमानी ट्रांजैक्शन पर रोक लगेगी।
वहीं खरीदार विक्रेता की सही पहचान भी आधार नंबर ऑथेंटिकेशन से आसान हो जाएगी, जिससे फर्जीवाड़ा पर रोक लगेगा। तो इससे पहले जमीन की रजिस्ट्री में आधार जो अनिवार्य था वह था मध्य प्रदेश में, अब बिहार में भी कर दिया गया है। विदित है कि पहले फर्जी व्यक्ति को खड़ा कर जमीन रजिस्ट्री का जो मामला सामने आता रहता था, इस पर अब बिल्कुल ही रोक लग जाएगी। राज्य में रजिस्ट्री ऑफिस में बिना काम जो भीड़ होती है, आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होने से इसमें भी कमी आएगी। विभागीय स्तर से जारी निर्देश के बाद अब जमीन रजिस्ट्री के दौरान खरीदार व विक्रेता के साथ गवाह व पहचान की जो आवश्यकता पड़ती थी, वह भी अब खत्म हो जाएगी। आधार ऑथेंटिकेशन से भी गवाह व पहचान की प्रक्रिया रजिस्ट्री ऑफिस पूरी करेगा। नेक्स्ट है, देश में सीबीडीसी का इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम बना है पटना। बिहार के पटना नगर निगम के महापौर, उप महापौर एवं नगर आयुक्त ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित डिजिटल करेंसी ई-रुपये का शुभारंभ किया गया है, जिससे अब इस डिजिटल करेंसी का उपयोग संपूर्ण पटना नगर निगम क्षेत्र में किया जाएगा। गौरतलब है कि भारत में सीबीडीसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम पटना नगर निगम है। ये काफी इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि सीबीडीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम पटना नगर निगम है। इस दौरान पार्षदों के लिए कार्यशाला का भी आयोजन किया गया, जहां उन्हें डिजिटल ई-रुपये के लाभ इस्तेमाल की जानकारियां दी गई। उल्लेखनीय है कि सीबीडीसी एक डिजिटल मुद्रा है, ये भी याद रखिएगा। सीबीडीसी एक डिजिटल मुद्रा है, लेकिन यह करेंसी निजी करेंसी से अलग है। पिछले एक दशक में क्रिप्टो करेंसी का बाजार तेजी से बढ़ा है। निजी डिजिटल मुद्राएं किसी भी व्यक्ति की देनदारियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, क्योंकि उनका कोई जारीकर्ता नहीं है। बिहार का अरवल महिला थाना 5 जनवरी 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के अरवल महिला पुलिस थाना को वर्ष 2022 के लिए देश के शीर्ष 3 थानों में चुना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अरवल महिला पुलिस थाना को देश के शीर्ष 3 थानों में चुना गया है। अरवल महिला पुलिस थाने का चयन अनुसंधान व केसों के निष्पादन, अपराध रोकने की पहल, मामलों में आरोप पत्र दायर करने की तेज गति आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर किया गया है। उल्लेखनीय है कि देश की सर्वश्रेष्ठ 3 थानों में ओडिशा के गंजाम जिले का अस्का थाना, उत्तराखंड के चंपावत जिले का बनवास पुलिस थाना और बिहार के अरवल का महिला पुलिस थाना। तो इस तीनों थाने का याद रखेंगे आप नाम। नेक्स्ट है, पीके शाही बने बिहार के नए महाधिवक्ता। बिहार के नए महाधिवक्ता कौन बने हैं? पीके शाही बने हैं। 13 जनवरी 2023 को बिहार सरकार ने राज्य के पूर्व मंत्री और पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत कुमार शाही को राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया है। एडवोकेट प्रशांत कुमार शाही पूर्व में भी बिहार के महाधिवक्ता रह चुके हैं। वर्ष 2005 से 2010 तक वे राज्य सरकार के एडवोकेट जनरल रहे। उन्हें नीतीश कुमार की सरकार में शिक्षा मंत्री भी बनाया गया, ये भी याद रखिएगा। पीके शाही जो हैं वह बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं, और फिर से उनको बिहार के महाधिवक्ता बनाया गया है। मंत्री पद से हटने के बाद वे फिर से पटना हाईकोर्ट में वकालत करने लगे। नेक्स्ट है, जस्टिस के विनोद चंद्रन ने ली पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ की
पद की शपथ। अभी वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यह है जस्टिस के विनोद चंद्रन। ये भी आप लोग याद रखेंगे। 29 मार्च 2023 को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने जस्टिस के विनोद चंद्रन को पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, तो आप लोग याद रखेंगे कि पटना के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के विनोद चंद्रन को किसने शपथ दिलाई? तो ये दिलाए हैं आपको राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। विदित है कि इससे पहले जस्टिस के विनोद चंद्रन केरल हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज थे। पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय करोल के प्रमोशन के बाद उन्हें पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। और इससे पहले कौन थे पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश? तो संजय करोल थे। और वर्तमान में के विनोद चंद्रन है। राजभवन की नई वेबसाइट 9 जून 2022 को बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने राजभवन बिहार की नई वेबसाइट को लॉन्च किया। तो राजभवन के नए वेबसाइट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पूर्व राज्यपाल फागू चौहान के द्वारा। भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी मानकों के आधार पर तैयार की गई यह वेबसाइट हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इस वेबसाइट पर महामहिम राज्यपाल से संबंधित सूचनाएं, तिथिवार, उनके भाषण एवं संदेश तथा फोटो गैलरी में विभिन्न कार्यक्रमों के चित्र उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त इस पर राज्यपाल सचिवालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना, परिपत्र, आदेश, प्रेस विज्ञप्ति, विश्वविद्यालयों एवं उनके कुलपति, प्रतिकुलपति एवं रजिस्ट्रार से संबंधित अद्यतन जानकारियां इत्यादि भी उपलब्ध है। ग्राम पंचायतों में डिजिटल सिग्नेचर अनिवार्य। दस जून 2022 को बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण में राज्य शासन ने 15वीं वित्त आयोग की राशि निकासी के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आवश्यक कर दिया है। अब बिना डिजिटल सिग्नेचर के राज्य वित्त व 15वें वित्त की धनराशि का भुगतान नहीं हो पाएगा। शासन की ओर से वित्तीय राशि निकासी में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर यह कदम उठाए गए हैं। बिहार में जातीय जनगणना 1 जून 2022 को बिहार सरकार द्वारा सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि बिहार में सभी धर्मों की जातियों और उपजातियों की गणना होगी। बिहार सरकार के अनुसार जाति आधारित गणना कराने का उद्देश्य लोगों को आगे बढ़ाना है ताकि राज्य का कोई भी व्यक्ति उपेक्षित न रहे। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा में बिहार का दूसरा स्थान। मई 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अभी कौन है? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा सर्वेक्षण 5 से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में बिहार जो है कर्नाटक के बाद दूसरे स्थान पर है। फर्स्ट स्थान पे कौन है? तो कर्नाटक, और सेकेंड स्थान पे घरेलू हिंसा के मामले में बिहार, जबकि लक्षद्वीप में घरेलू हिंसा सबसे कम है। लक्षद्वीप में सबसे कम है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 1/3 महिलाओं ने शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव किया है, जबकि देश में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा 31.2% से घटकर 29.3% हो गई है। बिहार में लागू होगी ई विधान प्रणाली। ई विधान प्रणाली कहाँ पे लागू होगी? तो बिहार में। मई 2022 में बिहार विधानसभा की लोक उपक्रम समिति के सभापति डॉक्टर हरि नारायण सिंह ने शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश विधानसभा में स्थापित ई विधान प्रणाली का जायजा लेने के बाद कहा कि ई विधान प्रणाली को बिहार विधानसभा में भी लागू किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में ई विधान प्रणाली की शुरुआत 4 अगस्त 2014 से की गई थी, जिससे राज्य को प्रत्येक वर्ष 15 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। विदित हो कि बिहार विधान परिषद 25 नवंबर 2021 को पूरी तरह से नेवा प्लेटफॉर्म पर जाने वाला देश का पहला सदन बन गया है। ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार विधान परिषद जो है नेवा प्लेटफॉर्म पर जाने वाला देश का पहला सदन बन गया है, जिसके अंतर्गत पेपरलेस मोड में नेवा प्लेटफॉर्म पर शीतकालीन सत्र 2021 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है शराब पीते हुए पकड़े जाने पर आर्थिक दंड। अप्रैल 2022 में बिहार सरकार ने अधिसूचना जारी की है कि यदि कोई बिहार में शराब पीते हुए पकड़ा जाएगा तो उस पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। विदित हो कि पहली बार पकड़े जाने पर यह दंड 2000 से 5000 रुपये या 1 माह के कारावास के रूप में होगा। यदि दोषी यह अपराध दोहराता है तो उसे 1 वर्ष के लिए कारावास भेज दिया जाएगा। विदित हो कि बिहार में 1 अप्रैल 2016 से शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कब से लागू है? 1 अप्रैल 2016 से। नेक्स्ट है बिहार देश का पहला महिला कमांडो तैयार करने वाला राज्य। देश का पहला महिला कमांडो तैयार करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह है बिहार। बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पर महिला कमांडो की फौज तैयार की गई है। महाराष्ट्र से ट्रेनिंग पूरी करने वाली इस महिला कमांडो टीम को चुनौतियों का सामना करने के लिए विशेष तौर पर गठित एजेंसियों में तैनात किया जाएगा। महिला कमांडो को आतंकवादियों, नक्सलियों से मुकाबला करने के लिए के साथ ही वीवीआईपी सुरक्षा, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में शामिल स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप है, उसमें भी शामिल किया जा सकता है। आतंकियों व नक्सलियों का मुकाबला करने के लिए उन्हें आतंक विरोधी दस्ते एटीएस और स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ में भी शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है योजना, परियोजना, पहल एवं अभियान। डोर टू डोर पार्सल प्रोजेक्ट योजना 1 जनवरी 2022 को बिहार की राजधानी पटना में आयोजित भारतीय रेलवे और डाक विभाग बिहार सर्किल के अधिकारियों और कारोबारियों को बैठक में कहा गया है कि अब पटना के कारोबारियों की ट्रेन से अपना पार्सल सामान देश के किसी भी कोने में भेजने और प्राप्त करने के लिए रेलवे स्टेशन का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इसके लिए डाक विभाग और भारतीय रेलवे मिलकर डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना शुरू कर रहे हैं। इस योजना के तहत पार्सल को बिना टूट-फूट के सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। इसके लिए डाक विभाग ने बजाज एलायंस बीमा कंपनी के साथ समझौता किया है। इसके तहत पार्सल की कुल लागत का 30% और जीएसटी प्रीमियम देकर बीमा भी करा सकते हैं। इसके तहत 100% बीमा का लाभ कारोबारियों को मिलेगा, 100% बीमा का लाभ मिलेगा। इसके अलावा कारोबारियों का पार्सल बुकिंग स्थान पर 24 से 36 घंटे के बीच पहुंच जाएगा। इस योजना के तहत 35 से 100 किलोग्राम तक का पार्सल बुक किया जाएगा। नेक्स्ट है आओ खेलो सह गैर आवासीय प्रशिक्षण योजना। बिहार में आओ खेलो सह गैर आवासीय प्रशिक्षण योजना के तहत सभी जिला मुख्यालय में आउटडोर खेल परिसर यानी स्टेडियम विकसित किए जा रहे हैं। आओ खेलो सह गैर आवासीय प्रशिक्षण योजना के तहत 14 खेलों में ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें कितने खेल में? तो 14 खेल में, जिसमें एथलेटिक, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, फुटबॉल,
फेसिंग, सेपक टेकड़ा, शतरंज, बास्केटबॉल, तीरंदाजी और योग के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इन स्टेडियम में स्टेट लेवल तक के खेलों का आयोजन किया जाएगा। खिलाड़ियों को खेलने के लिए पटना या अन्य राज्यों में आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है गंडक गंगा नदी जोड़ योजना। गंडक गंगा नदी जोड़ो योजना 29 जून 2023 को बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क सह जल संसाधन मंत्री, सूचना एवं जनसंपर्क सह जल संसाधन मंत्री कौन है? तो संजय कुमार झा है, ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर शुरू होने वाली गंडक गंगा नदी जोड़ो योजना राज्य के गोपालगंज, सिवान और सारण जिले के लिए वरदान साबित होगी। इस योजना में गोपालगंज जिले के पीरा पाकर के पास गंडक नदी से शुरू कर सारण जिले के हासिलपुर के पास गंगा नदी तक कुल 170 किलोमीटर लंबे लिंक चैनल का निर्माण होगा। इसमें सेक्शनिंग और खुदाई के कार्य शामिल है। इस नदी जोड़ो योजना से गोपालगंज जिले के माझा, बरौली, सिवान जिले के बरहरिया, गोरियाकोठी, महाराजगंज, दरौंडा और सारण जिले के दिघवाड़ा, सोनपुर, खैरा, नगरा, बनियापुर, मढ़ौरा आदि प्रखंडों के निवासी लाभान्वित होंगे। इन क्षेत्रों में भूजल स्तर में सुधार और पर्यावरण संतुलन के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण योजना साबित होगी। तो एक बार देख लीजिए, गंडक गंगा नदी जोड़ो परियोजना से किन किन जिलों को लाभ होगा? तो 3 जिलों को लाभ होगा, गोपालगंज, सिवान और सारण। और इसमें जो है गोपालगंज में जो है गंडक नदी और सारण जिले के हासिलपुर में गंगा नदी, यहां तक लिंक चैनल बनाया जाएगा जो कि 170 किलोमीटर लंबा होगा। नेक्स्ट है एंटी फाइलेरिया अभियान। हाल ही में पटना समेत संपूर्ण बिहार में राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने फाइलेरिया हाथी पांव को जड़ से समाप्त करने के लिए एंटी फाइलेरिया अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के अंतर्गत पूरे बिहार में 2,22,85,279 लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा की खुराक देने का लक्ष्य बनाया गया है। इसके साथ ही मलेरिया और कालाजार संचार परिसार भी जल्द ही शुरू किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि लसिका फाइलेरिया उष्णकटिबंधीय रोगों में सबसे प्रचलित लेकिन सबसे उपेक्षित बीमारियों में से एक है, जो इंसान को दुर्बल बनाने के साथ गंभीर रूप से आर्थिक और सामाजिक नुकसान पहुंचाती है। यह एक मच्छर जनित बीमारी है। याद रखिएगा, बीमारी फाइलेरिया जो है किस प्रकार की बीमारी है? तो यह मच्छर जनित बीमारी है। और फाइलेरिया जो है किस मच्छर के काटने से होता है, यह आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। गंगा जल आपूर्ति योजना 27 नवंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया। यह काफी इंपॉर्टेंट है। गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कहां पे किया गया? तो राजगीर में। दूरगामी अभियान जल जीवन हरियाली के तहत गंगा नदी के अधिशेष जल को दक्षिण बिहार के जल संकट वाले शहरों तक ले जाकर पेयजल के रूप में उपयोग करने की यह मुख्यमंत्री की परिकल्पना है। उनकी अध्यक्षता में दिसंबर 2019 में गया में हुई कैबिनेट की विशेष बैठक में गंगा जल आपूर्ति योजना को मंजूरी दी गई थी। गंगा जल पाइपलाइन के जरिए 151 किलोमीटर सफर तय करके राजगीर, गया और बोधगया के जलाशयों में पहुंचा है, जहां से यह शोधित होकर शुद्ध पेयजल लोगों तक पहुंचाया जाएगा।
मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना 31 अक्टूबर 2022 को बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना का शुभारंभ किया गया। यह देश में अपनी तरह की पहली योजना है। मुख्यमंत्री द्वारा प्रारंभ किए गए इस योजना की सहायता से अब डिजिटल हेल्थ ऐप यह बताने में सक्षम होगा कि हॉस्पिटल में डॉक्टर और बेड है या नहीं। इस योजना के तहत विकसित किए गए ऐप से आम लोगों को डिजिटल मोड में अस्पताल से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी मिल सकेगी, जैसे डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट लेना, अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सकीय, सरकार द्वारा आमजनी को अस्पताल द्वारा दी जाने वाली दवा इत्यादि। कोसी मेची नदी लिंक परियोजना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 25 मई 2022 को कोसी मेची राज्य लिंक परियोजना के लिए केंद्र सरकार और बिहार सरकार के संबंधित विभागों से पर्यावरण सहित सभी तरह की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है। विदित हो कि यह बिहार की पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना है, जो हर खेत तक पानी पहुंचाने का कार्य करेगी। और यह परियोजना पूरा होते ही पंजाब और हरियाणा के बाद अगली हरित क्रांति बिहार में होगी। इस परियोजना में केंद्र और राज्य का अनुपात 60:40 याद रखिएगा। कोसी मेची परियोजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के वित्तीय अनुपात कितना है, तो 60:40 का है। इस परियोजना के डीपीआर के लिए 2,78,00,000 रुपए की प्रशासनिक खर्च की स्वीकृति प्रदान की गई है। पश्चिमी कोसी नहर का डीपीआर 1962 में बना था और वर्ष 1972 में इस पर काम प्रारंभ हो चुका था, लेकिन वो कार्य अब तक पूरा नहीं हो सका है। नेक्स्ट है बांका जमुई में लगेगी 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की परियोजना। 26 मई 2022 को बांका 75 और जमुई 126 में 200 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के साथ समझौता हुआ है। तो किस किस के साथ समझौता हुआ है? बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, इन सभी के बीच समझौता हुआ है। इस परियोजना के पूरा होते ही बिहार के अंदर सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता बढ़कर कुल 830 मेगावाट हो जाएगी। नेक्स्ट है उड़ान अभियान। उड़ान अभियान जो है यह काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इस अभियान के तहत किशोरियों को बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न, पोषण, किशोरावस्था में होने वाली समस्याओं तथा रोजगार प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अभियान को महिलाओं बाल विकास निगम ने राज्य के 22 जिलों में लॉन्च किया है। उड़ान अभियान किस चीज से संबंधित है? तो उड़ान अभियान जो है किशोरियों को बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न, पोषण, किशोरावस्था में होने वाली समस्याओं तथा रोजगार प्रशिक्षण से संबंधित है। कुशल युवा कार्यक्रम, यह कार्यक्रम सरकार के 7 निश्चय में से एक है। यह कार्यक्रम सरकार के 7 निश्चय में से एक आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत श्रम संसाधन विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। इसके तहत हिंदी व अंग्रेजी बोलने, अंग्रेजी सुनने व समझने, लिखने पढ़ने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही संवाद कौशल व कंप्यूटर की बुनियादी ज्ञान भी दिया जा रहा है। इसमें पहला स्थान बेगूसराय और दूसरा स्थान लखीसराय का रहा।
कुशल युवा कार्यक्रम, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। जीविका दीदियों के लिए रूरल मार्ट खोले जाने की योजना, जीविका दीदियों के लिए रूरल मार्ट खोले जाने की योजना। इस योजना के तहत हर प्रखंड में राशन की दुकान चला रही जीविका कार्यकर्ताओं को कम कीमत पर गुणवत्ता युक्त सामग्री प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है किशोरी सशक्तिकरण योजना। 1000 करोड़ रुपए की लागत से महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा किशोरी सशक्तिकरण योजना प्रस्तावित की गई, जो ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया। योजना के तहत किशोरियों से जुड़ी योजनाओं जैसे कि स्कूलिंग, हेल्थ सेंटर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर आदि को इस योजना से जोड़कर ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर चलाया जाएगा। नेक्स्ट है बाल हृदय योजना में संशोधन। संशोधन क्या है? इलाज हेतु बच्चों के साथ जाने वाली तीमारदार को मिलने वाली परिवहन भत्ता को 5000 से बढ़ाकर 10,000 किया गया। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ 2 अभिभावकों को जाने की अनुमति। इस योजना का आरंभ 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत किया गया है। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चे को सरकार की ओर से मुफ्त इलाज का प्रावधान है। नेक्स्ट है बाल सहायता योजना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बाल सहायता योजना के अंतर्गत 18 वर्ष होने तक 1500 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। योग्यता क्या है? बाल सहायता योजना के अंतर्गत जो 1500 रुपये मिलेगा, उसके लिए योग्यता है ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है, जिनमें एक की मृत्यु कोरोना से हुई हो। अन्य सुविधाएं जो दिया जाएगा वह है वैसे अनाथ बच्चे बच्चियां जिनके अभिभावक नहीं हैं, उनकी देखरेख बाल गृह में की जाएगी। ऐसे अनाथ बच्चियों का कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में प्राथमिकता पर नामांकन कराया जाएगा। योजना का भुगतान प्रधानमंत्री केयर्स फंड के तहत अदायगी की जाएगी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। उद्देश्य क्या है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का? तो उद्देश्य है बिहार में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार और स्टार्टअप के लिए योजना के तहत नया उद्यम लगाने के लिए कुल 10 लाख रुपए तक की मदद प्रावधान है। तो इस योजना के तहत सरकार के द्वारा कितना रुपए तक का मदद किया जाएगा? तो 10 लाख रुपए तक का मदद किया जाएगा। 10 लाख में नए उद्यम के लिए 5 लाख अनुदान और शेष बिना ब्याज पर कर्ज होगा। 10 लाख में जो है 5 लाख अनुदान होगा और शेष 5 लाख पर बिना ब्याज का कर्ज होगा। 1% ब्याज के साथ 84 किस्तों की ऋण अदायगी। नेक्स्ट टॉपिक है अर्थव्यवस्था, जो कि हम लोग कल करेंगे। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल दीक्षा एस को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।